इजराइल की साइबर डायरेक्टरेट से जुड़ा एक बड़ा और शर्मनाक मामला सामने आया है। वहां का एक अधिकारी जब अमेरिका गया तो उस पर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति बच्चों के साथ गंदी हरकतें करने वाला यानी पीडोफाइल निकला। अमेरिकी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद रिहा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस मामले में ट्रंप ने सीधा दखल दिया और उस अधिकारी को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। नतीजा यह हुआ कि आरोपी अधिकारी को सुरक्षित इजराइल भेज दिया गया। ये खबरें बार बार सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर इजराइल की सामाजिक और नैतिक हालत किस हद तक गिर चुकी है। कुछ ही दिन पहले सामने आए एक और मामले में अमेरिका में कई इजरायली रब्बी गिरफ्तार किए गए थे जिन पर किडनी तस्करी और अवैध व्यापार का आरोप लगा था। दुनिया की कई बड़ी पॉर्न साइट के मालिक भी इजराइल से जुड़े पाए जाते हैं। ये घटनाएं इस बात का सबूत देती हैं कि नैतिकता और इंसानियत का दिखावा इजराइल की नई परतों के साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि आज गाजा में जारी नरसंहार को लेकर इजराइल की जनता का बड़ा हिस्सा बेपरवाह है। एक सर्वे में सामने आया है कि लगभग 89% इजरायली मानते हैं कि गाजा में जितने लोग मरे हैं वो सही है और यही होना भी चाहिए। यानी 5 में से 4 से भी ज्यादा इजरायली इस खून खराबे को जायज ठहरा रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर काली नहीं है। कल ही यरूशलेम की सड़कों पर एक बड़ा जुलूस निकला जिसमें हजारों लोगों ने गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि जंग अब बंद होनी चाहिए। नेतन्याहू की हालत लगातार बिगड़ रही है, उनकी पॉलिटिकल रैंकिंग तेजी से गिर रही है और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष ने पूरे इजराइल में हड़ताल का आह्वान किया है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं ताकि नेतन्याहू को सत्ता से हटाया जाए और गाजा में जंग को रोका जाए। सबसे बड़ा दबाव बाहर से आ रहा है। डेनमार्क की राजधानी ने साफ कहा है कि समस्या गाजा नहीं है, समस्या नेतन्याहू खुद है। जब तक वो सत्ता पर काबिज रहेगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। जर्मनी ने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया है। उरुग्वे जैसे छोटे देश ने हिब्रू यूनिवर्सिटी के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया है और कहा है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन असली दर्द वहां से आता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, यानी अरब मुल्कों से। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक अरब शेख ने खुलेआम कहा है कि फिलिस्तीन उसका मुद्दा नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा उसका अपना मुल्क है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिलिस्तीनी जिंदा हैं या मर गए हैं। और दूसरी तरफ एक विदेशी ईसाई या शायद नास्तिक इंसान सड़कों पर उतरकर कह रहा है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है और यही वजह है कि वो विरोध भी कर रहा है। यही फर्क है, जो इंसानियत के हक में खड़ा है वो गाजा के साथ खड़ा होगा और जो सिर्फ पैसे और अय्याशी के लिए जीता है उसका ईमान और उसका ज़मीर गाजा के लिए खड़ा नहीं होगा। 15 अगस्त का दिन था, आज़ादी का पर्व था, लेकिन उसी दिन दिल्ली के राजघाट पर एक 70 साल के बुजुर्ग वीके त्रिपाठी ने भूख हड़ताल रखी। गांधी जी की समाधि के सामने वो गाजा के बच्चों के लिए पर्चे बांट रहे थे। पर्चों में लिखा था कि गाजा के लोगों को भूखा मारा जा रहा है, उनके साथ नरसंहार हो रहा है और पूरे मुल्क को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लोग आते हैं, पर्चे लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अचानक पुलिस पहुंच जाती है, कैमरा बंद कराया जाता है और 70 साल के बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करने लगी, सिर्फ इसलिए कि वो गाजा के बच्चों की आवाज उठाने आए थे। यहां कोई रैली नहीं थी, कोई जुलूस नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी, बस गांधी समाधि पर बैठा एक बुजुर्ग और गाजा के लिए एक छोटी सी अपील। लेकिन पुलिस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सियासत अब ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि गाजा का समर्थन करना भी एक जुल्म बन गया है, जबकि इसी मुल्क में रोजाना स्टैंड विद इजराइल वाले सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। 19 अगस्त को गाजा के पक्ष में एक शांति रैली का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि रात 9:30 बजे कोर्ट गेट से रैली शुरू होगी और 2 किलोमीटर तक लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर मशाल जुलूस निकालेंगे। ये कोशिशें बताती हैं कि इंसानियत की आवाज को चुप नहीं कराया जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ के हुक्मरानों से है। यूरोप के मुल्क बोलते हैं, अमेरिका भी कभी कभी आवाज उठाता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक अजीब सी चुप्पी है। प्रियंका गांधी ने जब से गाजा के बारे में बोला है उन्हें ट्रोल किया गया, बाकी सब चुप रहे। गाजा में हजारों बच्चे और औरतें मारी जा रही हैं, अस्पताल, मस्जिदें और घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, लेकिन यहां सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। गाजा का अल जैतून इलाका हर वक्त चहल पहल रहने वाला इलाका अब खंडर बन चुका है। 2 साल से जारी बमबारी ने सब कुछ राख कर दिया है। गाजा के लोग मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं है तो आसमान से बरसते बमों के सामने उनका क्या बस चलेगा। ये जंग जमीन पर नहीं
बल्कि भूख और बारूद से लड़ी जा रही है। बच्चों को भूखा रखकर उन्हें प्यास से तड़पा कर मारा जा रहा है और जब दुनिया इसे देख रही है तो उनकी आंखें सिर्फ चुनिंदा जगहों के लिए नम होती हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को खत लिखा कि वो यूक्रेन के बच्चों का ख्याल रखें। सवाल यह है कि क्या यही खत नेतन्याहू को लिखा जाएगा, गाजा के बच्चों के लिए लिखा जाएगा? 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, कितने घर तबाह हो चुके हैं, कितने स्कूल और मस्जिदें खत्म हो गई हैं, इसकी गिनती ही अब मुमकिन नहीं है। ऊपर की तस्वीर में एक खुशहाल परिवार है, पिता, बेटा और बेटी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, और नीचे की तस्वीर में वही परिवार है। 2 साल की इस जंग ने उन्हें क्या बना दिया है? क्या ये तस्वीरें मेलानिया ट्रंप को नहीं दिखती हैं? क्या ये बच्चे उनके लिए इंसान नहीं हैं? क्या वो सिर्फ यूक्रेन के बच्चों के लिए ही इंसानियत बाकी रह गई है? हर बच्चा भगवान का प्रतिनिधि है, किसी बच्चे पर फूल से भी चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन गाजा के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अपनी पीठ पर पानी ढो रहे हैं, अनाज के बोरे ढो रहे हैं, स्कूल से दूर हैं। क्या ये तस्वीरें दुनिया की ताकतों को दिखाई नहीं देती हैं? गाजा की खबरें अब कम आती हैं क्योंकि वहां पत्रकार जिंदा नहीं बचे हैं। एक एक कर सहाफियों को मार डाला गया है, जो बचे हैं उन्हें धमकी दी जाती है कि तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। इंसानियत का कत्ल हो रहा है, लेकिन बड़े मुल्क, बड़े नेता सब चुप हैं। गाजा की ये तबाही सिर्फ एक जंग नहीं है, ये पूरी इंसानियत के ज़मीर का इम्तिहान है। सवाल ये है कि क्या इंसानियत सिर्फ नक्शों में बटी हुई है या फिर हर बच्चे की जिंदगी बराबर मायने रखती है? जो लोग यूक्रेन पर आंसू बहाते हैं, उनके आंसू गाजा पर क्यों सूख जाते हैं? अगर गाजा के लिए उनके आंसू नहीं निकलते तो ये साफ है कि उनके आंसू असली नहीं है बल्कि नकली है। ये इंसानियत के लिए नहीं बल्कि सियासत के लिए बहाए जाने वाले आंसू हैं। क्या उन्हें यह खबर नहीं पहुंची है कि गाजा की एक 20 साल की लड़की को इलाज के लिए इटली लाया गया था क्योंकि वह भूख और कुपोषण से बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और वो लड़की दम तोड़ गई। क्या यह खबर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी तक नहीं पहुंची? क्या ट्रंप और बाकी दुनिया के उन नेताओं तक नहीं पहुंची जो खुद को इंसानियत का ठेकेदार बताते हैं? और अगर खबर पहुंची और उन्होंने खामोशी ओढ़ ली तो फिर किस हक से वो मानवाधिकार और बच्चों की जिंदगी की बातें करते हैं? आज जो कुछ भी गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहा है, ऐसा इंसानियत का कत्लेआम, ऐसा ह्यूमन राइट का उल्लंघन दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं नहीं देखा। ये अब आज से नहीं बल्कि दशकों से चल रहा है। इजराइल का इतिहास खून से रंगा हुआ है। 50 साल पुरानी एक घटना को याद कीजिए। लीबिया का एक पैसेंजर जहाज जिसमें आम लोग सफर कर रहे थे, जैसे आप या हम करते हैं, उस जहाज को इजराइल ने मिसाइल दागकर गिरा दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन कभी इसकी जांच नहीं हुई। कभी किसी ने इजराइल से सवाल नहीं पूछा कि उसने निर्दोष यात्रियों को क्यों मार डाला। यही खामोशी इजराइल को और ताकत देती है, और आज वो जानता है कि चाहे वो कितना भी जुल्म करे, दुनिया के ताकतवर मुल्क उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। पहली बार पूरी दुनिया में लोग इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मैनचेस्टर की सड़कों से लेकर कनाडा और ब्रिटेन तक, न्यूयॉर्क की गलियों से लेकर यूरोप के बड़े बड़े शहरों तक लोग गाजा के बच्चों के लिए, फिलिस्तीनी इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे हैं। सरकारें इन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही हैं, गिरफ्तारियां कर रही है, मुकदमे चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका सीना इंसानियत के लिए धड़कता है। यही वजह है कि दुनिया भर में आवाम अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो रही है। ये हैवानियत लंबी नहीं चलेगी। आज नहीं तो कल इजराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे, और वे दिन दूर नहीं है जब यही हैवानियत उसके अपने लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उन्हें भी हकीकत जान लेनी चाहिए। फिलिस्तीनी चर्च तक इजरायली साजिशों से सुरक्षित नहीं है। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं। खुद चर्च के लोगों ने बयान जारी किया है कि किस तरह इजराइल लगातार उनके धार्मिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिन्हें लगता है कि इजराइल उनका दोस्त है, उनकी किस्मत बस इतनी अच्छी है कि वहां कोई मंदिर नहीं है, वरना आज वहां मंदिर भी होता और उसका हाल वही होता जो गाजा की मस्जिदों और चर्चों का हो रहा है। यह सवाल भी उठना चाहिए कि इजराइल में मंदिर क्यों नहीं है। जब ईरान जैसे मुल्क में मंदिर मौजूद है, अबू धाबी तक में मंदिर मौजूद है, तो इजराइल में क्यों नहीं है? सच्चाई यही है कि गाजा में मस्जिदें हों, चर्च हो, वहां का धार्मिक ठिकाना हो, हर घर, हर गली, हर बच्चा, हर इंसान आज इजराइल की बर्बरियत का शिकार है। और ये खामोशी, ये दोहरा रवैया, ये नकली आंसू ही दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इंसानियत का गला घोटने वाले सिर्फ हथियार नहीं होते हैं,
हैं, बल्कि वो खामोशी भी होती है जो इंसान के वक्त पर बोलने से इनकार कर दे। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क खड़ा है जिसे ज़ायनिस्ट के नाम पर बनाया गया और जिसकी नींव नफरत पर रखी गई। ये नफरत केवल अरबों या फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ है। बचपन से बच्चों के दिमाग में ये जहर डाला जाता है कि उनका समाज अलग है, श्रेष्ठ है और बाकी सब दुश्मन है। इजरायली अखबार हारिस खुद लिखता है कि समस्या सिर्फ सरकार की नीतियों में नहीं है बल्कि पूरी समाज की सोच में है, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जब किसी समाज में गांधी को विलेन और गोडसे को हीरो बनाया जाता है तो वो समाज इंसानियत से दूर जाकर हत्यारों की पूजा करने लगता है। यही मॉडल इजराइल में अपनाया गया है। जब किसी समाज में गांधी को विलेन और गोडसे को हीरो बनाया जाता है तो वो समाज इंसानियत से दूर जाकर हथियारों की पूजा करने लगता है। यही मॉडल इजराइल में अपनाया गया, जहां शुरुआती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे और उसी आतंकवाद की विचारधारा से पूरे समाज को पोषित किया गया। वहां अरबों को इंसान तक नहीं माना गया, उनके खिलाफ जुलूस निकाले गए, हाथों में तख्तियां होती हैं जिन पर लिखा होता है सबको मार डालो, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, और यह सोच केवल फिलिस्तीन के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस पूरे खेल का हिस्सा बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय यानी आईसीसी में इजरायली नेताओं के खिलाफ वारंट तैयार है लेकिन जारी नहीं हो पा रहा है। वजह साफ है, जो मुख्य प्रोसिक्यूटर करीम साहब हैं उन्हें झूठे आरोपों और भारी दबाव के बीच छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया। उनके जूनियर डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो उन पर भी यही शिकंजा कसा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। वहां की डिप्टी चीफ जज खुद बयान देती हैं कि ईश्वर कह रहा है कि हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, लेकिन दरअसल ये ईश्वर नहीं, ये पैसा कह रहा है, ये राजनीतिक दबाव कह रहा है। ऐसे में जब खुद जज ही खुलेआम पक्षपात कर रहे हो तो वहां से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अमेरिका की दोहरी नीति भी सामने आती है। वहां एक इजरायली अधिकारी जो उनके साइबर डायरेक्टर का हिस्सा है एक बच्ची को शोषण का शिकार बनाने की कोशिश करता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है लेकिन सजा देने की जगह वापस इजराइल भेज दिया जाता है। यानी अमेरिका को अपनी बच्चियों की सुरक्षा से ज्यादा चिंता इजराइल की है। यह वही स्थिति है जहां कहा जाता है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही हालात अमेरिका और इजराइल के रिश्ते बन रहे हैं। आज ट्रंप जैसे नेता भले ही इस गठजोड़ को ताकतवर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अमेरिका का नुकसान भी उतना ही होगा जितना इजराइल का। फिलिस्तीनी पहले ही अपने घर, अपने गांव, अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने खोने से इनकार कर दिया है और वो है अपनी जमीन। चाहे बम गिरे, चाहे मिसाइलें बरसे, चाहे उनका घर राख में बदल जाए, फिलिस्तीनी अपनी मिट्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही उनकी जिद है, यही उनका जज्बा है और यही दुनिया के सामने उनकी असली लड़ाई है। खंडहरों पर भी शान से फहराता फिलिस्तीन का झंडा यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है बल्कि एक पैगाम है। यह पैगाम है कि चाहे जितनी बर्बादी हो जाए, चाहे जितना खून बहा दिया जाए, चाहे कितने ही घर गिरा दिए जाएं, लेकिन यह जमीन छोड़ी नहीं जाएगी। फिलिस्तीनियों की जुबान पर यही अल्फाज हैं, मारना है तो मार दो, तोड़ना है तोड़ दो, लेकिन यह जमीन नहीं छोड़ी जाएगी। जिन्हें लगता है कि इजराइल का लालच सिर्फ फिलिस्तीन तक सीमित है, उन्हें एक बार नजर दौड़ानी चाहिए सीरिया पर। उन्हें देखना चाहिए कि उस ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर जिसमें जॉर्डन, मिस्र और यहां तक कि सऊद अरेबिया के हिस्से भी शामिल किए गए हैं, यही लालच पूरी दुनिया को आग में झोंकने के लिए काफी है। हिजबुल्लाह की तरफ से साफ संदेश दिया गया है। इसके चीफ नईम कासिम ने हाल ही में कहा है कि हथियार नहीं रखे जाएंगे और अगर उन्हें हथियार रखने के लिए मजबूर किया गया तो हथियारों से उसका मुकाबला होगा। यह बयान सिर्फ एक ऐलान नहीं है बल्कि चेतावनी है कि लेबनान में सिविल वॉर की स्थिति बनेगी तो उसका जिम्मेदार लेबनान की सरकार होगी। और इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल की लगाई गई आग लेबनान को भी जलाएगी, सीरिया को भी, और आगे न जाने कितने अरब मुल्कों को जलाकर राख करेगी। ईरान इस आग को पहचान चुका है, इसलिए उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। पिछली बार की 12 रोज जंग में इजराइल की जो हालत हुई थी वो दुनिया ने देखी थी। आज ईरान और मजबूत है, चीन के साथ उसके रिश्ते गहरे हैं। चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान की मदद कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल का मीडिया खुद लिखता है कि ईरान उनकी चिंता का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। इजराइल और उसके समर्थक चाहे जितनी धमकियां दें, इस बार हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि पिछली तबाही से बड़ी तबाही इस बार उनका इंतजार कर रही है। आज हालात ये हैं कि इजराइल की फौज को जवान नहीं मिल रहे हैं। रिजर्व में 50 से 60 साल के बुजुर्गों को भर्ती करना पड़ रहा है। ये तस्वीर साफ दिखाती है
है कि लंबी जंग लड़ने की हालत में अब इजराइल खुद भी नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की मदद पर ही इजराइल खड़ा रहा है, लेकिन अगर ये मदद कमजोर पड़ती है या बंद हो जाती है तो इजराइल का टिकना मुश्किल हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन ताकतों ने कब्जा जमाया था, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई और हो, सबको एक दिन भागना पड़ा। फिलिस्तीन की मिट्टी पर भी यही होगा। जिस मिट्टी पर लोग अपने खून और अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानी देकर भी झंडा फहरा रहे हैं, वहां किसी का कब्जा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और यही वजह है कि जो खंडहरों में भी अपनी पहचान, अपना अलम, अपनी जमीन बचाए खड़े हैं, उनको हराना दुनिया के किसी भी ताकतवर मुल्क के बस की बात नहीं है। यही हकीकत है और यही आने वाला सच है। एक दिन इजराइल को भी फिलिस्तीन से भागना पड़ेगा, ये बात तय है।